मेरे दोस्तों, ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बोल दिया G20 समिट के बाद कि ये जो निर्णय लिया है ये गेम चेंजिंग है। ऐसा क्या हो गया कि यूरोपियन यूनियन के चेयरपर्सन ने आके ये बोल दिया कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है। ऐसा क्या हो गया कि बाकी सारे अर्थशास्त्री और इंटरनेशनल अफेयर के स्पेशलिस्ट इस इन्वेस्टमेंट को इस सदी की सबसे महानतम इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। नमस्कार, आपका JRF अड्डा पे। मेरा नाम प्रशांत और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर के बारे में। मैं इससे पहले कि आगे बात करूं, आपको मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप आज जाइए JRF अड्डा के YouTube चैनल पे और वहाँ से आप वेबसाइट में लॉगिन करें। वेबसाइट में जाने के बाद आपको एक बेहतरीन वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे आपको ये दिखेगा, ये है एग्ज़ाम, आपको मिलते हैं लाइव टेस्ट, आपको यहाँ पे प्रॉपर 24/7 कॉन्टैक्ट मिलता है और आपको मिलता है आपके मेंटर्स का साथ। इसके बाद आप जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कर लीजिए ये हमारा एप्लीकेशन। JRF अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको JRF से रिलेटेड, UGC नेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पेपर 1 का पूरा कोर्स अपलोडेड है। पेपर 2 के कोर्सेज आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स का कोर्स आ रहा है, सोशियोलॉजी का कोर्स आ रहा है, मेरा क्रैश कोर्स आ रहा है। तैयार रहिए। JRF अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है प्रशांत। मैं JRF अड्डा पे रोज़ शाम 7 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास लेता हूँ और हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स इन अ कंसेप्चुअल एंड अ मोर कंसेप्चुअली ओरिएंटेड मैनर। अब हम बात करते हैं कि G20 समिट, हमें पता है कि इतने दिनों से चल रहा था और काफ़ी रिसेंटली ही समापन हुआ है G20 का। तो G20 में ये जो लोग हैं, भारत के प्रधानमंत्री और बाकी सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन, अमेरिका और ये UAE, ये लोग क्यों साथ में बैठे हैं और क्यों सारे अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है और बनाने वाले हैं ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। आइए इसके बारे में बात करते हैं और जानते हैं। तो ये है हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसे ध्यान से समझिएगा। मैं इधर आ जाता हूँ आपको समझाने के लिए। स्टार्ट होगा इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से? यहाँ से, इंडिया, मुंबई से। ठीक है। क्यों मुंबई से लिंक हो रहा है? सिंपल पोर्ट सिटी है मुंबई, नंबर 1। दूसरा, समुद्र के किनारे आप बहुत इजीली आपके गुड्स को शिप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक पहला स्टेक होल्डर दिखेगा, इंडिया मालूम पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे आप चलेंगे तो आपको दुबई कनेक्ट होते हुए मिलेगा और ये इधर से आप सऊदी अरेबिया से होते हुए यहाँ पे यूरोप तक, इधर यूरोप तक आप पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मेजर इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे मालूम पड़ते हैं। आप कौन कौन है देखिए, इंडिया, मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया और UAE, और यहाँ पे आपको यूरोप देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि इकोनॉमिक कॉरिडोर होता क्या है, आखिरकार ये चीज़ है क्या। इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में समझना बहुत ज़रूरी बन पड़ता है। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर इज बेसिकली एन एंटिटी दैट हेल्प्स कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन एन इकोनॉमी। बेसिकली एक इकोनॉमी के अंदर या मल्टीपल इकोनॉमीज के अंदर कॉरिडोर को अपन ऐसे समझते हैं। अपन स्कूल के कॉरिडोर में गए थे ना सर। स्कूल का कॉरिडोर कैसा होता है? दोनों जगह से एकदम ब्लॉक्ड, मतलब कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ सकता और आपने एक पाथवे क्रिएट करा हुआ है, एक रास्ता क्रिएट करा हुआ है कि वहां से जो भी जाए वो बहुत आराम से जाए। ठीक है, ये कॉरिडोर का मतलब होता है। तो कोई कॉरिडोर में कोई एक जना तो जाता नहीं है, बहुत सारे लोग जाते हैं। वैसे ही इकोनॉमिक कॉरिडोर का कोरोलरी बनती है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स इकोनॉमी की भलाई के लिए एक रास्ता पेव हो जाता है जो वहां से निकल जाते हैं। अब इकोनॉमिक कॉरिडोर यूजुअली एक इनफॉर्मल टर्म होता है, पर वहां पे एक सेट ऑफ प्रिंसिपल जो है वो बन जाते हैं, एक रूल्स और स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? ताकि से हम गुड्स और वेट्स और मेजर्स इजीली एक्सचेंज कर पाएं। हम लोग एक प्रॉपर डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं
कि किस तरीके से हमारा ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा, पर मेजरली इकोनॉमिक कॉरिडोर जाना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक एक करके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इकोनॉमिक कॉरिडोर में आपको मालूम पड़ते हैं, जैसे कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू इनेबल ट्रांजैक्शंस, अलाइनिंग इंसेंटिव वाया टैक्स सब्सिडीज, एक दूसरे को सब्सिडीज और टैक्स वो लोग देते रहते हैं। पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का फायदा क्या है, क्यों ऐसा क्यों होता है? ये होता है फॉर इफेक्टिव इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन। ये आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ा देता है और आपके एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी बेटर कर देता है, आपकी रिस्क्स को कम कर देता है, क्योंकि सब एक साथ आपस में मिले हुए हैं, सब एक साथ पार्टनरशिप और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो आपकी जो बिजनेस की लिंकेजेस रिस्क हैं, वो एसोसिएटेड रिस्क जो होती है वो कम हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पे अनसर्टेनिटी आपकी कम कर लेते हैं। तो अगर ऐसा है कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि यहाँ पे आपको सेटअप होता हुआ मिलेगा, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको सेटअप होता हुआ मिलेगा, यहाँ से एज एन इन्वेस्टर, एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर, 4 अलग अलग गवर्नमेंट्स ने इधर बना दिया है, तो एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन लुकिंग फॉर व्हाट इट हैज़ टू ऑफर फॉर मी। सारे प्राइवेट कंपनीज बहुत इंटरेस्टेड होगी यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे आने के लिए और यहाँ पे आने के लिए। तो एक क्योंकि बहुत सिंपल लिंकेज क्रिएट हो जाता है, और आप लोग बहुत आसानी से इस इकोनॉमिक के प्रिंसिपल को तो समझते हैं कि अगर आपको इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंप्रूव हो गया तो आपका प्रोडक्शन भी इजीली इंप्रूव हो जाएगा, फैसिलिटेट हो जाएगा, और बहुत इजीली जहां पे आप 1 कार्टन पहुंचा पा रहे थे वहां पे आप उसी समय में 10 कार्टन पहुंचा पाएंगे। अच्छा, ये क्यों? मैं अगर कहूं कि ये जो डिसीजन है वो एक बाण से 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो मैं ऐसा क्यों कहता हूं? मैं इसीलिए कहता हूं कि यहां पे देखिए, ये 4 स्टेक होल्डर्स आपको मालूम पड़ते हैं, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका। इन्होंने सीधे ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इसीलिए लेकर आए ताकि ये काउंटर कर पाए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का। ये इधर, ये हमारा चाइना है, इसको चाइना को काउंटर करने के लिए जो एक और ऑल्टरनेटिव यहाँ पे अफ्रीका के अंदर या बाकी ऐसी कॉन्टिनेंट्स के अंदर अपनी जड़ें फैला चुका है, उसका ऑल्टरनेटिव यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन ऑल्टरनेटिव निकल कर आया है, जहाँ पे इसको कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि क्वाड 2.0 है। क्वाड 1.0 क्या है सर? क्वाड 1.0 है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड जापान, और यहाँ पर ये क्वाड 2.0 बनता हुआ साफ नजर आ रहा है। हमें समझना पड़ेगा कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से आखिर इन चारों को, इंक्लूडिंग भारत, हमारे देश को क्या फ़ायदा मालूम पड़ता है। तो सबसे पहले तो देखिए, इकोनॉमिक कॉरिडोर में इस पूरे में प्रोजेक्ट में इंक्लूडिंग कौन है? ये तो इंडिया है, ये अमेरिका है, सऊदी अरेबिया, यूएई और ईयू। ये बात हम कर चुके हैं। अब ये क्या कर रहा है? ये लिंक कर रहा है सर यूरोप को, ये वेस्ट एशिया को, अभी आपने देखा वेस्ट एशिया, ये इंडिया को लिंक कर रहा है टू राइवल एट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बाय द वे, ये G20 में ही लॉन्च हुआ था। ऑब्वियसली ऐसा ऑब्जेक्टिव तो वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि चाइना इज अ पार्ट ऑफ G20, तो इसको एक बहुत ही डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करा गया एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पर असल में ये BRI के लिए बहुत ही सीधे सीधे कॉम्पिटिशन मालूम पड़ता है। ये क्या क्या इंक्लूड करता है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर? मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक कॉरिडोर में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो सब साथ में चलते हैं। तो रेलवेज इंक्लूड करता है, ये पोर्ट्स इंक्लूड करता है, आपने देखा मुंबई का वहाँ पे सिचुएशन, इलेक्ट्रिसिटी, इजीली इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, डेटा नेटवर्क, और सबसे इम्पॉर्टेंट रीन्यूएबल एनर्जी, और ऐसी एनर्जी, ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मालूम पड़ता है, वो है हाइड्रोजन, जो कि आप बहुत इजीली इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन पाइपलाइंस जो यहाँ पे आप बिछा सकते हैं। आप इंटरनेट केबल्स यहाँ पे बिछाते हुए देखेंगे, जो समुद्र से होते हुए ऑप्टिक नेटवर्क वहाँ पे बनते हुए जाएगा। तो बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। देखिए क्यों करा गया है? ट्रेड बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप कम करने के लिए और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए। अब मैं चाहता हूं कि हम ये देखें कि किस प्रकार ये चारों के चारों स्टेक होल्डर, यूरोप, इंडिया, सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट और अमेरिका को फायदा करता है। यूरोप के लिए क्या फायदा है? देखो, यूरोप के लिए फायदा है, ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, एक्सेस टू इंडियाज लार्ज एंड ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट। इधर देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं,
आप सीधे सीधे यहाँ पे कनेक्शन देख पाएंगे, इधर इस कनेक्शन देख पाएंगे, इंडिया का 1.4 बिलियन डॉलर 1.4 बिलियन जो आबादी है उनके आप सीधे एक्सेस कर पाएंगे, कंज्यूमर आपको सीधे एक्सेस मिल पाएगा। इससे पहले काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी लिंकेजेस हो रही थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, पर ये एक और ऑल्टरनेटिव व्यू मालूम पड़ता है। तो बहुत ही बढ़िया कंज्यूमर मार्केट खुल चुका है यूरोपियन यूनियन के लिए। आप देखेंगे कि ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बाकी एशिया के लिए भी खुल के सामने आ रहे हैं। यूजुअली आप सूज कनाल से जाते थे, पर अब आपको ऑल्टरनेटिव यहाँ पे मेथड दिख गया है, विच इज़ वी यूज टू सोली रिलाई ऑन द सूज कनाल। सूज कनाल में आप, जो कि इजिप्ट में स्थापित है, वहाँ पे आप अटके हुए थे, उधर आप एकदम बेसहारा थे, क्योंकि उसके अलावा यूरोप एशिया तक पहुँच नहीं पा रहा था। समझते हैं एक बार कि सूज कनाल है क्या। सूज कनाल इज़ अ स्ट्रेटेजिक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे जो कि आपको इजिप्ट में मिलेगा। ये कनेक्ट करता है क्या, ये मेडिटेरियन सी, यहाँ पे मेडिटेरियन सी और इधर रेड सी कनेक्ट करता मालूम पड़ता है। ये शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट है यूरोप और एशिया में। ये यूरोप और एशिया दोनों को कनेक्ट करता है और यहाँ से दुनिया की 12% वर्ल्ड की ट्रेड सूज कनाल से पास होती है। प्रॉब्लम क्या होता है सर सूज कनाल का? सबसे पहले तो ब्लॉकेजेस बहुत हैं, बहुत सिकुड़ा हुआ एरिया है, बहुत ब्लॉकेजेस है और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस भी है, 12% डिपेंडेंस भी है। तो आप एज अ वर्ल्ड गवर्नमेंट यू वुड नॉट वांट टू hedge your bets in that direction. Narrow and shallow depth causes the bottlenecks. आपने देखा होगा 2021 में एक प्रॉब्लम हुआ था, एवरग्रीन, आयरॉनिकल नाम है, पर एवरग्रीन करके एक शिप हुई थी, एक वेसल हुआ था, वहाँ पे ऑयल स्पिल्स काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऑयल स्पिल्स। तो इट इज़ अ रेगुलर प्रॉब्लम, इसीलिए यूरोप के लिए बहुत अच्छा सिचुएशन बन जाता है एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाना। सो क्लोजर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विथ इंडिया एंड वेस्ट एशिया, ऑब्वियसली लिंकेजेस बन जाएंगे तो वो बड़ा आसान मालूम पड़ता है। पोटेंशियली फास्टर एंड चीपर ट्रेड विद इंडिया बाईपासिंग द सूज बॉटलनेक। तो ये तो हो गया यूरोप। यूरोप के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन मिल रहा है, आसानी से आप पहुंच पा रहे हो इंडिया में, वेस्ट एशिया में, और सूज कनाल से आप ऑल्टरनेटिवली निकल पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो अगर आप सूज कनाल को इधर देख पाएँ तो आप देख सकते हैं कि ये मुंबई है और यहाँ से जाते हुए सूज कनाल, आप ये रेड सी है, इधर से जाते हुए सूज कनाल पे आप आगे यूरोप की तरफ पहुँच जाते हैं। इसको अगर आप थोड़ा और डिटेल में इस डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो ये आपको सूज कनाल इस तरीके का मालूम पड़ता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अमेरिका है उसका इसमें क्या इंटरेस्ट है। अरे भाई, ये तो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए है, तो अमेरिका का क्या फ़ायदा है? सीधा स्ट्रेटेजिक फ़ायदा है अमेरिका का कि वहाँ पे सीधे वेस्ट एशिया और इजराइल लिंक हो पा रहा है। और आप देखें तो इट ऑल्सो काउंटर्स चाइनाज इन्फ्लुएंस थ्रू द राइवल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ओपन्स अप न्यू मार्केट फॉर द यूएस एक्सपोर्ट्स। यूएस एक्सपोर्ट के लिए एक नया मार्केट खुल जा रहा है, बहुत ईजीली पहुँच पा रहे हैं, और मेजर स्ट्रेटेजिक मेरे हिसाब से ये मूव BRI को काउंटर करने के लिए बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो अमेरिका जो है जहाँ जहाँ कोशिश कर रहा है वहाँ वहाँ चाइना को काउंटर करने की कोशिशें चल रही है, और ये एक अनदर प्रोजेक्ट है। भारत के लिए ऐसा क्या है खास? इसके लिए भारत की इकोनॉमी जो है वो यूरोप और वेस्ट एशिया में बहुत इजीली लिंक हो जाती है। अभी तक क्या हो रहा था, पाकिस्तान के रूट से होते हुए डिपेंडेंसी बन रही थी। अब इन्होंने पाकिस्तान को, अभी आप इसमें देखेंगे ज़रा, अगर इस मैप को आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि पाकिस्तान यहाँ पे इंक्लूडिंग ही नहीं है। इधर पाकिस्तान को एकदम हटा के ये ऑल्टरनेटिव लिंकेज बनाया गया है, कॉरिडोर बनाया गया है। तो इंडिया विल देन वेरी इजीली बी वेरी इंटरेस्टेड टू एक्सक्लूड पाकिस्तान फ्रॉम दिस एंड मेक श्योर थिंग्स गो एब्सोल्युटली राइट फॉर देम। तो बहुत अच्छी चीज़ है भारत के लिए ये। अब यहाँ पे समझिए, देखिए, भारत के लिए ये एक BRI का ऑल्टरनेटिव तो बना ही है, पर वेस्ट एशियन ऑयल और गैस भी वाया पाइपलाइंस बहुत इजीली आपको मिल जा रही है। दूसरी चीज़, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स जो बनेंगे मिडिल ईस्ट में, UAE में बनेंगे या सऊदी अरेबिया में बनेंगे रेलवे ट्रैक्स, वो इंडियन कंपनीज या इंडिया उसको एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज इंडिया ने ऑलरेडी अपनी प्रोग्रेस दिखा दी है through multiple railway projects including the Vande Bharat, and they've shown that we have the railway capacity, we have the railway technology to make sure that we can export our technology। हमारी टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट भारत से अब बाकी कंट्रीज़ की तरफ भी हम कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक पूरी दुनिया खुल चुकी है और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट मालूम पड़ता है।
आखिरी स्टेक होल्डर सर, आखिरी स्टेक होल्डर है हमारा मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, यूएई और इवन इजराइल। इजराइल पिछले 2 साल से ये चाह रहा था कि ये रेलवे कनेक्शंस बने ताकि आसानी से चीज़ें ट्रेड पॉसिबल हो पाए, और उन्होंने अब ये प्राप्त कर लिया है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स बन जा रहे हैं, एक जगह पे अटका हुआ नहीं है मिडिल ईस्ट यहाँ से एक्सपैंड करते हुए एक जगह तो यूरोप जा सकता है, एक जगह इंडिया जा सकता है। ये लिंकेज बड़ा अच्छा मालूम पड़ता है, और गेटवे कनेक्टिंग इंडिया एंड यूरोप बिकम्स अ न्यू सोर्स ऑफ जियो इकोनॉमिक लेवरेज। ये एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, एक लेवरेज मालूम पड़ता है यूएई के लिए। दूसरी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये इकोनॉमिक प्रोजेक्ट इजराइल को अरब स्टेट्स लाइक यूएई एंड सऊदी अरेबिया से पार्टनर करता है, जो कि इंटरनेशनली और इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि ये लोग पिछले 70 साल से इस कॉन्फ्लिक्ट में लगे हुए हैं, और अगर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर ऐसी चीज़ प्राप्त कर पा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनकी रीजनल इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। तो बेसिकली ये इंडिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एक विन विन है सबके लिए। विन विन है इंडिया के लिए, इंडिया की एस्पिरेशंस के लिए, भारत की एस्पिरेशंस के लिए, और भारत के सपने के लिए कि वो किस तरीके से जो है आगे जाके हमारे टेक्नोलॉजी को बाहर एक्सपोर्ट करेगा, कंज्यूमर हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है उसे कम करेगा। ऐसा माना भी जाता है कि इस इकोनॉमिक पॉलिसी से इंडिया और यूरोप के बीच में एटलीस्ट 40% ट्रेड की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये ट्रेड डेफिसिट हमारे लिए कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मालूम पड़ता है। तो हमने आज देखा है कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से कैसे 50 तरीके से अलग अलग लिंकेजेस क्रिएट होते हैं। आप बने रहिए JRF अड्डा के साथ, हम ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे, और आप मेरे सेशन से शाम को 7 बजे रोज़ जुड़ते रहिए। धन्यवाद।